वैसे तो ये माना जाता है कि जजेस जस्टिस अचीव करने के मीन्स होते हैं, पर सोचो वो क्या वक्त होगा जब पूरा शहर एक जज के लिए न्याय की मांग कर रहा हो। नॉर्मल केसेस में तो जज केस के फैक्ट्स, एविडेंसेस और विटनेसेस के आधार पर अपना फैसला सुनाते हैं, पर ये केस अलग होने वाला है, क्योंकि यहाँ जज फैसला नहीं सुनाने वाली और ना ही अपना केस किसी और जज के सामने रखने वाली है, क्योंकि इस केस में जज ही विक्टिम है एंड शी इज़ नो मोर। प्रतिभा गौतम, ये केस है मजिस्ट्रेट प्रतिभा गौतम की, जो 2016 में पोस्टेड थी यूपी के शहर कानपुर में, और वो कानपुर के ही सर्किट हाउस कॉलोनी में रहा करती थी, जहाँ शहर के और भी जाने माने गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी रहते थे। 9 दिसंबर 2016 को प्रतिभा की बॉडी उनके ही रेजिडेंस से एक मिस्टीरियस तरीके से उनके पति मनु अभिषेक राजन के थ्रू डिस्कवर की जाती है। और उसके बाद क्या होता है, कौन कौन सस्पेक्ट होता है, कौन प्राइम सस्पेक्ट होता है, और बाकी सारी बातें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, पर उससे पहले उनके बारे में जानना इम्पॉर्टेंट है। तो ज़्यादा तामझाम ना करते हुए चलो कहानी शुरू करते हैं। मजिस्ट्रेट प्रतिभा गौतम की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनकी शादी 29 जनवरी 2016 को मनु अभिषेक राजन नाम के एक एडवोकेट से होती है, जिसके पापा का नाम सुरेश चंद्र राजन होता है और वो एक रेप्यूटेड रिटायर्ड जज होते हैं। अभिषेक की बहन भी हजारीबाग कोर्ट में ही एडवोकेसी प्रैक्टिस कर रही होती है और उसके ब्रदर इन लॉ उसी कोर्ट में मजिस्ट्रेट होते हैं। यह मनु अभिषेक के फैमिली का इंट्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये शो करता है कि वो एक वेल स्टैब्लिश्ड एंड पावरफुल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। अब बात करें प्रतिभा गौतम की, तो वो यूपी के उरई डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है और उनकी फैमिली एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली होती है। उनकी शुरुआती पढ़ाई भी वहीं से होती है। फिर बाद में वो लखनऊ चली जाती है एलएलबी की पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि उनको एडवोकेट बनना था। एलएलबी के दौरान ही उनका इंक्लिनेशन एडवोकेसी से हट के जज की तरफ शिफ्ट हो जाता है और वो एलएलएम करने दिल्ली चली जाती है। वहाँ वो एलएलएम के साथ साथ जुडिशरी की भी कोचिंग स्टार्ट कर देती है और वहीं उनकी मुलाकात होती है उनके होने वाले पति मनु अभिषेक राजन से। अब ये बात तो जाहिर है कि कोचिंग के दौरान ही उन दोनों को प्यार हो जाता है और वो दोनों जुडिशियल एग्जामिनेशन की तैयारी साथ साथ करने लग जाते हैं। फाइनली यूपी जेएस 2016 एग्ज़ाम हो जाता है और रिज़ल्ट ये होता है कि प्रतिभा का सिलेक्शन हो जाता है और मनु अभिषेक का सिलेक्शन नहीं हो पाता। फिर क्या था, प्रतिभा अपने आगे की ट्रेनिंग में लग जाती है। 2015 में प्रतिभा की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है और उसकी पोस्टिंग कानपुर में हो जाती है। अभी भी उन दोनों में काफ़ी प्यार होता है और दोनों शादी करने की भी सोचते हैं, पर दोनों की फैमिली इसके अगेंस्ट होती है। दोनों अपने अपने परिवार को मनाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो नहीं मानते। तो हार मानकर फाइनली दोनों 26 जनवरी 2016 को आर्य समाज मंदिर में लीगली शादी कर लेते हैं। जैसे टीवी पे दिखाया जाता है कि शादी के बाद हैप्पी एंडिंग, तो यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला था, क्योंकि यहाँ एंडिंग तो होने वाली थी, पर किसी के लाइफ की एंडिंग। इनफैक्ट प्रतिभा के लिए तो ये बैड स्टार्टिंग एंड वर्स्ट एंडिंग साबित होने वाली थी। 23 अप्रैल को वो लोग अपने शादी की अनाउंसमेंट कर देते हैं और पार्टी भी रखते हैं। उस पार्टी में भी प्रतिभा के पापा मम्मी शामिल नहीं होते। मनु की फैमिली धीरे धीरे इस शादी को एक्सेप्ट कर लेती है और इसी तरह 8 महीने भी बीत जाते हैं। इस दौरान प्रतिभा और मनु एक दूसरे से मिलने के लिए बीच बीच में दिल्ली टू कानपुर एंड कानपुर टू दिल्ली। फिर आ जाता है वो मनूज दिन, 9 अक्टूबर 2016। मनु अभिषेक के अकॉर्डिंग इस दिन भी नॉर्मल डेज़ की तरह मनु अभिषेक दिल्ली से कानपुर आता है और रास्ते से प्रतिभा को कॉल्स भी करता है, पर वो एक कॉल भी रिसीव नहीं करती है। फिर जब वो प्रतिभा के घर आता है और दरवाज़ा नॉक करता है तो वो कुछ रिस्पॉन्ड भी नहीं करती, और वो काफ़ी देर तक गेट नॉक करता रहता है, पर कोई फ़ायदा ना होता देख उसे लगने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अब क्योंकि दरवाज़ा अंदर से बंद होता है, वो दरवाज़ा तोड़ने का सोचता है और कुछ कोशिश में ही दरवाज़ा तोड़ भी लेता है। वो अंदर जाता है तो देखता है कि प्रतिभा की बॉडी पंखे से टंगी होती है और उसने सुसाइड कर लिया है।
फिर उसको कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे क्या ना करे, तो वो पुलिस स्टेशन चला जाता है, जिसके घर से कुछ 2-3 किलोमीटर की दूरी पर ही होता है। क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस होने वाला था और जुडिशियल ऑफिसर के मर्डर की बात थी, तो पुलिस कोई लापरवाही ना दिखाते हुए छानबीन में लग जाती है। पुलिस अपनी फॉरेंसिक टीम के साथ उनके घर पहुंच जाती है। वो लोग देखते हैं कि बॉडी पंखे से नहीं बल्कि ज़मीन पर रखी हुई है। अभिषेक से पूछने पर यह पता चलता है कि स्टार्टिंग में बॉडी पंखे से ही टंगी होती है, पर जब अभिषेक अपनी वाइफ को ऐसे देखता है तो वो रह नहीं पाता और बॉडी को टच करते ही वो नीचे गिर जाती है। जब बॉडी और पंखे को देखा जाता है तो पुलिस को कुछ अजीब लगता है। प्रतिभा के दोनों हाथों के नस भी कटे हुए होते हैं और पंखे को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा होता है कि इस पे एक इंसान का बॉडी वेट डाला गया है सुसाइड करने के पर्पज़ से, क्योंकि वो पंखा काफ़ी हल्का होता है, उसका शेप और उसका ब्लेड्स भी बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा होता है कि नॉर्मल घरों में लगाया जाता है। पंखे का ब्लेड कहीं से भी बिल्कुल भी मुड़ा हुआ नहीं होता है। सबसे अजीब बात जो थी वो ये थी कि अगर कोई सुसाइड करना चाहता है तो या तो वो पंखा यूज़ करेगा या वो हाथ ही काटेगा। वो ये दोनों चीज़ तो बिल्कुल नहीं करेगा, और अगर वो ऐसा चाह भी ले तो भी नहीं, क्योंकि हाथ के नस कटने के बाद ब्लड काफ़ी जल्दी फ्लो होता है और इंसान वीक प्लस अनकॉन्शियस भी होने लगता है। तो ये साबित हो गया था कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है, और मर्डर कौन है ये पता लगाना भी पुलिस के लिए कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं होने वाली थी, क्योंकि क्राइम चाहे जितना भी परफेक्ट हो और क्रिमिनल चाहे जितना भी शातिर, गलती तो वो करता ही है। अगर पुलिस डिटेल्स पे ध्यान दे तो वो ईज़िली क्रिमिनल तक पहुंच सकती है, और यहाँ तो क्रिमिनल बहुत सारी गलतियाँ करने वाला था। अगर आप सारे यहाँ तक मेरे साथ बने हुए हैं और ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। प्रतिभा के दोनों हाथों पे बहुत सारे कट्स के निशान थे, एक हाथ पे 6 और दूसरे पे 8। एक बात जो हम लोग ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो पंखा उतना मजबूत तो था ही नहीं कि उस पर कोई सुसाइड कर ले, और उसे देख के भी ऐसा लग रहा था कि उसका इस्तेमाल इस इंसिडेंट में तो नहीं हुआ है। कि जो गले पे निशान बना था वो ओ शेप का था, पर अगर वो खुद से सुसाइड करती तो वो निशान वी या यू शेप का होता। और वो एविडेंसेस जो ये इशारा करते हैं कि मनु अभिषेक का इससे कुछ लेना देना है, वो ये थे कि मनु के अकॉर्डिंग दरवाज़ा अंदर से बंद होता है और वो उसको तोड़ कर अंदर जाता है, पर एविडेंसेस के अकॉर्डिंग दरवाजे का लॉक सही सलामत होता है और दरवाज़ा ठीक से लॉक भी हो रहा होता है। अगर वो टूटा होता तो वापस से बिना ठीक करे लॉक नहीं किया जा सकता था। जब उसने ये देखा कि प्रतिभा की मौत हो चुकी है तो वो किसी से कुछ नहीं कहता, सिक्योरिटी गार्ड को भी नहीं बुलाता और ना ही पुलिस को फ़ोन ही करता है। उल्टा वो खुद ही पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवाता है, और तो और वो बॉडी को खुद ही नीचे उतारता है, जबकि वो अच्छे से जानता था कि वो ऐसा करके एविडेंस फैब्रिकेट कर रहा है। इनफैक्ट वो अपने क्लाइंट्स को भी यही सजेस्ट करता होगा कि क्राइम सीन पे किसी भी एविडेंस को हाथ नहीं लगाना चाहिए, इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और तो और इससे उसके सस्पेक्ट बनने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे फिंगरप्रिंट्स एंड एविडेंस मैनिपुलेशन की वजह से। जब पोस्टमार्टम होता है तो और भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट सामने आते हैं, जैसे कि प्रतिभा 3.5 मंथ्स प्रेग्नेंट होती है और उसके पूरे बॉडी पे मारपीट वायलेंस के निशान मिलते हैं, जिनमें से कुछ पुराने भी थे। डेथ दम घुटने की वजह से होता है और स्ट्रगल के भी छोटे बड़े निशान होते हैं। उधर प्रतिभा के फैमिली को भी इन्फॉर्म किया जाता है, वो लोग भी भाग के आते हैं और वो मनु और उसकी फैमिली के अगेंस्ट अपना शक जाहिर करते हुए कंप्लेंट फाइल करते हैं डाउरी एंड मर्डर के अगेंस्ट अंडर सेक्शन 302 फॉर मर्डर एंड सेक्शन 304 भी फॉर डोमेस्टिक वायलेंस। उनके अकॉर्डिंग प्रतिभा शादी के बाद से काफ़ी दुखी रहती थी और अपने घर वालों से ज़्यादा बात भी नहीं कर पाती थी अपने पति की वजह से, और वो लोग डाउरी भी डिमांड कर रहे थे। ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्ट्स मनु अभिषेक को कस्टडी में ले लिया जाता है, पर बस कुछ घंटों के लिए। उसके फैमिली के इन्फ्लुएंस की वजह से उससे पूछताछ की जाती है और वो बार बार अपने स्टेटमेंट से मुकरता नज़र आता है
वो पहले कुछ और बोल रहा था और बाद में कुछ और। तो इससे पुलिस का शक यकीन में बदलने लग जाता है। जब प्रतिभा और मनु अभिषेक का व्हाट्सएप चैट देखा जाता है तो पता चलता है कि कुछ मैसेज डिलीटेड है प्रतिभा के फ़ोन से। और जब डिलीटेड मैसेज चेक किया जाता है मनु के फ़ोन से तो ये पता चलता है कि उन दोनों के बीच काफ़ी इश्यूज़ थे और अभिषेक प्रतिभा के प्रेग्नेंट होने वाले बात से बिल्कुल खुश नहीं था और उसने धमकी भी दी थी कि तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें देख लूँगा। वैसे तो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस बहुत सारे थे, पर मनु अभिषेक को कस्टडी में लेने के लिए कुछ ठोस चीज़ भी चाहिए था। इसके लिए पुलिस को बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ा, क्योंकि कुछ घंटों के पूछताछ के बाद ही मनु ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि उसने ही प्रतिभा को मारा है। जुडिशियल सर्विसेज के एग्ज़ाम के बाद ही जब उसका सिलेक्शन नहीं होता है और प्रतिभा जज बन जाती है तो तब से ही वो थोड़ा जेलस फील करने लगा और सोच लिया कि अब उसे एडवोकेसी करना होगा पूरा लाइफ। फिर शादी हुई और सब किसी तरह से ठीक ठाक चल ही रहा था कि उसको पता चलता है कि प्रतिभा प्रेग्नेंट है और इस बात से मनु अभिषेक बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है, क्योंकि वो अभी ऐसी किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार नहीं था। और तो और उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि प्रतिभा अपने पापा मम्मी भाई बहन से ज़्यादा कांटेक्ट रखे और वो चाहता था कि प्रतिभा उसके सुपरविज़न में ही घर वालों से फ़ोन पर बात किया करे और ये सब प्रतिभा रेजिस्ट करती थी। ये सब रीज़न से उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा बहुत कॉमन हो गया था, पर मेन मैटर ऑफ डिस्कशन प्रतिभा का प्रेग्नेंट होना ही था। वो उसको कंटिन्यूसली यही कह रहा था कि उसको अबॉर्ट कर लो, पर प्रतिभा को ऐसा नहीं करना था। मर्डर के एक दिन पहले ही प्रतिभा मनु से मिलने दिल्ली जाती है और मनु प्रतिभा को पिक करने भी आता है, पर रास्ते में ही उन दोनों में बहुत लड़ाई हो जाती है और प्रतिभा बिना घर जाए गाड़ी से उतर जाती है और वापस कानपुर चली जाती है। उसके पीछे ही मनु ड्राइव करके कानपुर जाता है और कहीं ना कहीं वो ये सोच चुका होता है कि अब इस लड़ाई झगड़े का कुछ परमानेंट सोल्यूशन निकालना ही होगा। वो कानपुर में घर पहुंचते ही प्रतिभा के साथ मारपीट शुरू कर देता है, रेज़र से दोनों हाथ काट देता है और जब उसको ये लगता है कि प्रतिभा अभी भी ज़िंदा है तो वो प्रतिभा के ही दुपट्टे से उसका गला दबा देता है और उसकी कंफर्म डेथ हो जाती है। इसके बाद वो थोड़ा वकील वाला दिमाग लगाता है और इस पूरे इंसिडेंट को एक्सीडेंट मतलब सुसाइड शक्ल देने के लिए वो प्रतिभा की बॉडी को पंखे से लटका देता है और फिर सारा ड्रामा करता है जो हम ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मनु अभिषेक कन्फेस कर देता है और वो जेल भी जाता है, पर उसके पापा मम्मी फ़रार हो जाते हैं। फिर बहुत कोशिश के बाद सरेंडर कर देते हैं। इस केस में करंट अपडेट ये है कि 2022 से मनु अभिषेक ज़मानत पे बाहर है, पर केस अभी भी कोर्ट में चल ही रहा है, मतलब कुछ फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया है। तो यहीं पे ये कहानी ख़त्म। कमेंट सेक्शन में बताओ कि कहानी कैसी लगी और कोई सजेशन या कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो तो वो भी लेट मी नो एंड आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट। थैंक यू।